Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक और अनाउंसमेंट किया ट्रम्प ने, तो और उन्होंने बोला कि a very happy Thanksgiving salutation to all our great American citizens and patriots who have been so nice in allowing our country to be divided, disrupted, carved up, murdered, beaten, mugged and laughed at, along with certain other foolish countries throughout the world for being politically correct and just plain stupid when it comes to immigration। एक्चुअली ये टारगेट कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, और इस बात में भी थोड़ा सच्चाई है, कि इमिग्रेशन सिस्टम अमेरिका का बहुत मिसयूज किया गया, ये भी सच्चाई है। सिर्फ हम एक तरफ से नहीं देख सकते, हमको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। और देखिए, इंडियंस इस कैटेगरी में नहीं आते, भारतीय लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। ये एड्रेस है उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जहां पे न कभी डेमोक्रेसी थी, कभी वो वोट भी नहीं कर पाए, और वो अमेरिका सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं। तो समहाउ उनको एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि अमेरिका के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए वो आते हैं, और इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है अमेरिका को। मैं आपको कंट्रीज के नाम बताता हूँ। डेमोक्रेसी तो मिडिल ईस्ट में कहीं नहीं है, और ये सारे कंट्रीज के लोग आके अमेरिका का वेलफेयर सिस्टम को यूज करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पाकिस्तान से कोई आया है, वहां पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है किसी डेमोक्रेटिक लॉ की। या फिर सीरिया से आया, या फिर बहरीन से आया, या फिर एनी ऑफ दीज कंट्रीज, अफगानिस्तान से आया, सोमालिया से आया, सूडान से आया, ये सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं। और सोमालिया तो बहुत बड़ा बेकार एग्जाम्पल है। उन्होंने ऑटिज्म के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स अल शबाब को दिए, जबकि सबको मालूम है अल शबाब तो सीआईए ने बनाया था। वो तो अमेरिकन ही बताते हैं, सभी लोग बताते हैं सोशल मीडिया पे। तो इन लोगों के ना इनको वोट डालना आता है, ना इनको मेहनत करके टैक्स पे करना आता है, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन सिस्टम ही नहीं है। और जब वो टैक्स भी नहीं पे कर पाते हैं, वो वोट नहीं करते हैं, उनको आदत नहीं है, उनको लगता है कि अमेरिका में आके सिर्फ वेलफेयर करते रहो, कोई ना कोई स्कीम से पैसा निकालते रहो। अब जब लॉज बनाए जाते हैं तो वो मिसयूज के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो सिस्टम जो है पे करता रहता है। तो पिछले 30 सालों से आपको उदाहरण देता हूं कि कोई आया मुसलमान देश से, वहां पे 4 शादियां होती हैं। यहाँ पर आया, अपनी शादी, एक तो उसकी लीगल शादी करी उसने, फिर उसको डिवोर्स दे दिया, फिर उसने जाके मस्जिद में शादी कर ली, वो भी दूसरी शादी हो गई, सबके बच्चे हुए। अब लॉ में तो वो मैरिजेस ही नहीं है, दे आर जस्ट सिविल, वो तो पर्सनल इनके एग्रीमेंट्स है, बट उसके लिए वो शादी है, लॉ में शादी नहीं है। तो क्या हो जाता है कि एवरी चाइल्ड जो भी उस शादी से हुआ, उसको गवर्नमेंट देती है फॉर ए सिंगल मदर, ओके, और ए सिंगल फादर। अब गवर्नमेंट को तो मालूम नहीं कितने काउंट है इसके, तो एक चाइल्ड को एक ही बार मिलता है, उसमें उनका चेक रहता है। अब वो सिटीजन बन गया, अब उसको सिंगल मदर को दे रहे हैं, फिर दूसरे को भी दे रहे हैं, तीसरे को भी दे रहे हैं। फादर किसी का लिखा नहीं हुआ है, अब फादर को भी मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो इस तरह से ये लोग स्कैम कर देते हैं सिस्टम को। और सपोज करो ऑटिस्टिक हो गया, अभी अमेरिका में ऑटिज्म के ऊपर बहुत करप्शन चलता है। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू से कि 13% ऑफ द क्लास इज ऑटिस्टिक बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इंश्योरेंस फ्रॉड। ये भी ट्रम्प को देखना पड़ेगा कि टीचर्स आर रिक्वायर्ड, तो वो हर किसी को ADHD लिख देते हैं, उसमें उसको स्पेशल क्लासेस देनी पड़ती हैं, प्लस उस पे उसको उस बच्चे को बेनिफिट मिलता है, प्लस रीजनल सेंटर से उसको पैसा मिलता है फॉर थेरेपीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ताकि ऑटिज्म क्योर हो। अब ये सारा जो सिस्टम पड़ता है टैक्स पेयर के ऊपर। जब तक आप मुफ्त में पैसा बना रहे थे, तब तक तो ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो है प्रिंट कर रहे हैं पैसे को। लेकिन जैसे ही आपके पास वो प्रिंट करने की पावर चली गई, उसके बाद सबको इस पे फर्क पड़ने लगता है। फिर उसके बाद कोई भी ऑटिज्म और इन सब चक्करों में नहीं घुसेगा। तो यही हो रहा है अमेरिका के साथ। तो मिनेसोटा जैसा स्टेट भी कंगाल हो रहा है, न्यू जर्सी कंगाल हो रहा है, टेक्सास का कंगाल हो रहा है, कैलिफोर्निया में तो आप पूछिए ही मत।
ये करप्शन चलता ही रहता है और ये हर जगह ऐसे चलता रहता है। और इसकी वजह से अमेरिकन टैक्स पेयर, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। जो टैक्स पेयर है वो लाखों डॉलर खर्च करके हेल्थ केयर खरीदता है महंगी वाली, क्योंकि महंगी बढ़ती जाती है। हॉस्पिटल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड क्योंकि सारा सिस्टम इज बीइंग गैंग बाय दिस वन, तो हॉस्पिटल को जरूरत पड़ती है। और इनके सारे बच्चे कभी ना कभी बीमार ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली, छोटी सी कुछ बीमारी होगी हॉस्पिटल। अब आपको मैं बताता हूँ, ये सब कंट्रीज भी नहीं है, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहाँ पे वो सब लोग आते हैं, माता पिता फॉरेन में रहते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं बाय रोड, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में करप्शन चलता है, डॉक्टर को पैसा देते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये तो लाइव मैंने अपनी आंखों से देखा है सैन डिएगो में। मेरा एक हेल्थ केयर का सॉफ्टवेयर था पहले, तो उसमें मेरे को ये सब डेटा मिलता रहता था। और मैं तो शॉक हो गया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आई हैव टू कीप क्वाइट बिकॉज मेरा कोई वॉइस नहीं है, कहीं पर भी हम दे नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो हमको भी प्रॉब्लम होगा। ये सिस्टम है, ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा करप्शन है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ भारत में इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज शुड नॉट बी अलाउड टू कंट्रोल हॉस्पिटल्स और मेडिकल सिस्टम। जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस करके लेना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, उनका टाइप होना चाहिए, बट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड नॉट नेवर बी ओन्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये देखना पड़ेगा भारत को। और मुझे पता नहीं कि इसको कैसे भारत एग्जीक्यूट करेगा। मुझे पता नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जब मैंने स्टारलिंक के बारे में बताया था, उस पर शायद कुछ एक्शन होना चाहिए कि स्टारलिंक किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं है, साउथ अफ्रीका में अलाउड नहीं है, चाइना में अलाउड नहीं है, रशिया में अलाउड नहीं है। तो स्टारलिंक वाला इंसिडेंट वही हो जाएगा जो जीपीएस के साथ हुआ था। हम फालतू में एक और पंगा ले रहे हैं, हमको दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी। एक गलती नेहरू ने की थी 1947 में, उसका भुगतान आज की जनसंख्या कर रही है। जब कभी आते हैं पाकिस्तान से टेररिस्ट मार के चले जाते हैं। अब स्टारलिंक की वजह से कोई फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, हमारी 100 अगली पीढ़ियों को प्रॉब्लम ना हो, इस तरह के डिसीजन हमको लेने चाहिए। चलिए, तो अब ट्रम्प बोलते हैं, अब इन्होंने इलान उमर का नाम लिया है, ठीक है। अब इलान उमर ने उन्होंने बोला कि फॉरेन, जो ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 53 मिलियन पीपल सेंसस, जो कि वेलफेयर पे है। 53 मिलियन ऑन वेलफेयर। आप समझिए, अगर मंथली उनको भुगतान 2000 का भी हो रहा है तो 53 मिलियन हो गया $10 बिलियन मंथली, मतलब एक साल में $120 बिलियन। आप सोचिए कितना भयंकर खर्चा है इसका, जबकि अमेरिका की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। और ये तो मैंने कंजर्वेटिव बोला है, इसका कलेक्टिव वो सब कितना होगा पता नहीं। फ्रॉम फील्ड थर्ड वर्ल्ड नेशंस, फ्रॉम प्रिजन्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस, गैंग्स और ड्रग कार्टल्स, साउथ अमेरिका के ऊपर है। मैक्सिको ने इस सिस्टम को मैक्सिमम गेम किया है, उसके बाद सारे इस्लामिक कंट्रीज ने गेम किया है। कौन कौन से आ गए, कहाँ से आ गए, और उसमें फेल्ड अमेरिकन पॉलिसीज की भी है। क्या क्यों उतना वॉर करना है, क्यों? तो अगर आपको वहां पे मिलिट्री बेस रखना है तो वहां के लोगों को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, अदर वो काम क्यों करेगा ग्रीन कार्ड के बिना? उसको तो वहां से निकलना है, इसलिए लोग जुड़ते हैं वहां से। They put up with what happened to our country by eating them alive to do so. A migrant earning 30,000 green card will get 50,000 in yearly benefits for their family. The real migrant population is much higher. The refugee burden is leading cause of social dysfunction in India, something that did not exist after World War II. Failed examples. सोमालिया का एग्जाम्पल लिया, इलान उमर का एग्जाम्पल लिया, जो कि लीगली आई है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ट्रम्प इतने बेबस क्यों है। ट्रम्प इतने बेबस क्यों है? क्यों? तो एज ए प्रेसिडेंट क्या एक्शन नहीं ले सकते? ये है अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पे मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, नॉट बाय द। जैसे भारत में क्या होता है कि स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, अब सेंटर कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोग, हम सब लोग मोदी जी को गाली देते रहते हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हिंदुओं के लिए, लेकिन वो तो एक सिस्टम में है। अब उस सिस्टम में आप सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज अलग होते हैं, आप उस पर इंटरवीन नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसके लिए आपको लॉ सूट कोर्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है। कोर्ट सारे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज ने कैप्चर किए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम भारत में नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा मैं क्रिटिकल बातें नहीं करता मोदी जी के लिए। वो रीजन इसके लिए क्योंकि वो मुझे समझ में आता है बेबसता है वहां पे।
ट्रम्प के साथ भी वही व्यवस्था है, कुछ भी बोल रहे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि पूरी कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी के साथ इलान ओवर को नहीं निकालती तब तक निकालना नहीं जा सकता, क्योंकि शी इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, समझे आप, इसलिए नहीं कर सकती। तो उसको भी मालूम है सिस्टम। तो प्रोग्रेस इमिग्रेशन पॉलिसी हैज इरोडेड दोज गेन्स, बट इमिग्रेशन पॉलिसी पे मैं अमेरिकन को ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि इन लोगों की उधर डेमोक्रेसी नहीं है, आप भारत पे तो पूरी रोक लगा के रखी हुई कैप है, भारत के ऊपर भारतीयों को 30-30 साल रुकना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए, इन लोगों को ऑन अराइवल मिल जाता है। तो यू आर प्रमोटिंग ए नॉन प्रोडक्टिव इमिग्रेशन। भारतीय लोग तो H1 वीजा लेकर आते हैं, आप उसको टारगेट करने में लगे हो, और H1 वीजा आपकी इंडस्ट्री मांगती है। वीजा इज एन इन्विटेशन, आप H1 वीजा अपनी इंडस्ट्री के थ्रू रिलीज करते हो। इन लोगों को तो कोई इंडस्ट्री नहीं मांगती, या असाइलम लेके आते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज इमिग्रेंट्स आर बिकॉज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एंड अमेरिकन वॉर्स। आप मुझे बताइए, वेनेजुएला में एक रिच कंट्री था, आपने सैंक्शन लगा के पुअर कर दिया, तो लोग खाएंगे कैसे? ट्रेड करने के, वो फिर ड्रग ट्रेड करेंगे। मैक्सिको पे आपने इतने कंट्रोल्स लगाए, उनसे इतने ड्रग्स खरीदे ड्रग कार्टेल से, अब उनके अंदर इंडस्ट्री नहीं है। मैक्सिको में 13 करोड़ लोग हैं, मैक्सिको में मात्र 13 करोड़, और 13 करोड़ के लोगों को सरकार नहीं पाल सकती, जबकि मैक्सिको बहुत ही ग्रीन कंट्री है, काफी फर्टाइल लैंड है, नहीं कर सकती। आप वहां से लोगों को फिर आपने फोर्स कर दिया लोगों को अमेरिका आने के लिए। अब वो लोग आते हैं, अब उनको ये बेनिफिट चाहिए सारे वेलफेयर के, और सारा वो लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से नहीं करते, तो आपको कैश रिच मिलेंगे सारे मैक्सिकन। तो ये सिस्टम्स का फेलियर है, ये फेलियर सिस्टम्स का। और इंडिया के ऊपर आप टारगेट करते हो, चाइना के ऊपर टारगेट करते हो, रशिया के ऊपर टारगेट करते हो, यूरोप के ऊपर टारगेट करते हो, और इंडिया की जो डिमांड है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो तो क्वालिफाइड पॉपुलेशन है। तो प्रॉब्लम तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वॉर्स का है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का है, नॉट डोमेस्टिक पॉलिसी। फिर उसके बाद आपने अब स्लीपी जो को कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो हर जगह, सॉल्यूशन कहीं भी नहीं निकल रहा है कहीं पर भी। और क्योंकि सॉल्यूशन तो शांत दिमाग से निकलेगा ना, सॉल्यूशन और पैशन में नहीं निकलेगा ना कोई भी। तो वो बोलते हैं to denaturalize migrants who undermine domestic tranquility, डीनेचुरलाइज करो, जैसे अफगान इंसिडेंट हुआ अभी, उसको डीनेचुरलाइज करो। डिपोर्ट एनी फॉरेन नेशनल हु इज अ पब्लिक चार्ज, सिक्योरिटी रिस्क और नॉन कंपैटिबल वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसको डिपोर्ट कर दो। ओके, these populations including those admitted through an unauthorized and illegal auto pen approval process, सबको भी कर दो, रिवर्स कर दो। अब only reverse migration can fully cure this situation. Other than that, happy Thanksgiving to all. अब आपने ऐसा मैसेज डाल दिया, except those who hate, steal, murder and destroy everything that America stands for, you won't be here for long. उन्होंने बोल दिया। बट इसमें तो सारा फेलियर तो फॉरेन पॉलिसी का दिख रहा है। और आपने बोला कोई पसंद नहीं करता अमेरिका को, कोई पसंद नहीं करता। आप कॉलेजेस में जाके देखो क्या सिखाते हैं वो, कॉलेजेस में जाके एक्चुअल हिस्ट्री सिखाते नहीं है। और अमेरिका की हीलिंग कभी हुआ नहीं, कॉन्स्टेंटली वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ। अपने थैंक्सगिविंग का तो मतलब ही असली मैंने मतलब नहीं समझाया कि पिलग्रिम्स को रहने की जगह नेटिव्स ने दी। आज के दिन थैंक्सगिविंग डे के दिन नेशनल डे ऑफ मोर्निंग मनाते हैं नेटिव्स, बोलते हैं कि आज के समय में हमने गलती से इनको परमिशन दे दी रहने की, इन्होंने हमको ही हटा दिया। उसके बारे में कोई बात हो नहीं रही है हीलिंग की, और दुनिया पूछ रही है क्वेश्चंस, ये कॉलोनी बनी कैसे? और यूके ने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि आपने यूके के विरुद्ध काम शुरू कर दिया, यूके का एडवाइस करना शुरू कर दिया। मोनार्की एक्सेप्ट करेगी? नहीं, मोनार्की अलग तरीके से काम करती है। मोनार्की का अदृश्य राज्य होता है, ब्रिटिश मोनार्की ही अदृश्य राज्य है, वो सबको कंट्रोल करती है जूस के माध्यम से। उसके साथ ही जूस काम करते हैं, सारे जो आपके रॉथस्चाइल्ड्स हैं और जितने भी रिच हैं, ब्लैक रॉक, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं। मैंने इसमें कभी रिसर्च किया नहीं क्योंकि मुझे उस जगह कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा रामायण महाभारत ही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन ये जो पूरा जो एपिसोड है और ये फ्रस्ट्रेशन जो दिखा रहे हैं, इस पर कोई करेक्टिव स्टेप्स तो लिया ही नहीं आपने, और आप उन पॉपुलेशंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही पीसफुल है, प्रोडक्टिव है। योग, नमस्ते, साधना, कंट्रोलिंग आवर माइंड, इस पे बात करता है हिंदू पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव, दे आर नॉट एंगेज इन एनी वायलेंस, नॉट सेवर, क्योंकि हमारे कल्चर में ही नहीं है।
The philosophy of karma makes every Hindu responsible for their own life. That is a core teaching in Bhagavad Gita. कर्म प्रधान सोसाइटी, कर्म से ही मुक्ति मिलती है, कर्म से ही हम आगे बढ़ते हैं और कर्म से ही हम पीछे जाते हैं. हमारे कर्म ही सब कुछ है सोसाइटी. I think this philosophy needs to be taught to Americans and everybody in America. The philosophy of karma makes society peaceful. मेरी बुक है उस पे कर्मा के ऊपर. तो द पॉइंट इज कि ये जितना भी फ्रस्ट्रेशन है इससे कुछ बदलने वाला नहीं है. फ्रस्ट्रेशन से कुछ बदलने वाला नहीं. उल्टा जब भारत की तरफ देख रहे हैं, अभी उन्होंने बोला इंडियंस, मतलब इंडियंस आर प्राउड. देखिए इंडियन वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एक्चुअल कनोटेशन मीन्स गंवार, बकवास. हम लोग को भारतीय बुलवाना चाहिए. भारतीय गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल वेस्टर्न पीपल शुड बी एबल टू कॉल भारतीय. हम भरत महाराज के हैं, भारतवर्ष से हैं. भारतीय बोलते प्रोनाउंस नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, सीख जाओगे. अगर तुम उलूल जुलूल ईस्ट यूरोपियन नेम्स को प्रोनाउंस कर सकते हो तो भारतीय भी कर सकते हो. ये बोलना चाहिए. ये भारतीय गवर्नमेंट को अध्यादेश जारी करना चाहिए. नो मोर इंडिया, ओनली भारत. भारतीय सीख जाओगे, नहीं आता है सीख जाओगे, टंग ट्विस्टर है सीख जाओगे. तुम्हारी भाषा में प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, राइट? ये मैसेज देना चाहिए भारत को. और जब वो मैसेज जाएगा तो ये लोग बोलना भी शुरू करेंगे और सीखना भी शुरू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए और हमको सपोर्ट करिए. हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकें आप शेयर करिए. मैं आपको एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आपको दिखाता हूँ कैसी दुनिया दिखाई देती है फ्रॉम द शास्त्र पर्सपेक्टिव. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ.